का विषय है रीतिकाल। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ये हिंदी साहित्य के इतिहास को इन 4 भागों में हमने विभाजित किया है। अब इनका समय या इनकी कालावधि देखिए, ये काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, जिसमें उन्होंने इनका समय बताया है संवत 1050 से 1375। 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984। ये इनका नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और ये इनकी समय अवधि बताई। अब देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल एवं आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। ये तो थी हमारी पिछली कक्षाओं की चर्चा, जिन कक्षाओं में हम आदिकाल और पूर्व मध्यकाल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसका काल है 1700 से 1900 संवत। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। मिश्र बंधु, इन्होंने रीतिकाल का नाम दिया अलंकृत काल। अलंकृत काल मतलब इस समय में जो कवि थे, रीतिकाल के जो कवि थे, उन्होंने कविता को सजाने संवारने पर विशेष ध्यान दिया। छंद, अलंकार, रस, इनकी अधिकता रही इस समय में। तो मिश्र बंधुओं का कथन था, इस युग में कविता को इस युग में कविता को अलंकृत करने की परिपाटी थी। इस युग में कविता को अलंकृत करने की परिपाटी थी, अतः इसे अलंकृत काल कहा गया या कहा जा सकता है। अब देखो, जैसे विद्वानों ने इन भागों को अपने हिसाब से नाम दिए, वैसे ही एक विद्वानों का वर्ग ऐसा था जो इनका आलोचक था या जिसने इनकी आलोचना ही की। तो ये जो अलंकृत काल नाम है, इसके भी आलोचक थे।
एक वर्ग विद्वानों का ऐसा तैयार हो गया था जो कि रीतिकाल का अलंकृत काल नाम स्वीकार नहीं करना चाहता था। उन लोगों ने कुछ तर्क दिए, कुछ आपत्तियां उठाई। उनकी आपत्तियां हैं उन्होंने क्या कहा कि यह काल मात्र अलंकृत नहीं है, इसमें विभिन्न काव्यांगों को यथोचित स्थान मिला है। जो आलोचक थे उन्होंने कहा यह काल मात्र अलंकृत नहीं है, बल्कि इस काल में अन्य काव्यांगों को यथोचित स्थान मिला। यथोचित स्थान मिला। कवियों की प्रवृत्ति मात्र अलंकारिक रचना करने की नहीं थी। दूसरी जो आपत्ति इस पर उठाई गई वो ये थी कि कवियों की प्रवृत्ति मात्र अलंकारिक रचना करने की नहीं थी। मतलब उनका सिर्फ उद्देश्य अलंकारिक रचना करना ही नहीं था, वो अलंकारिक रचना तो हो गई। फिर अगले जो आपत्ति उन्होंने उठाई, रीतिकालीन कवियों ने अलंकार को अपनाया अवश्य है, किंतु अलंकार से कहीं अधिक बल उनका रस पर रहा। तीसरी आलोचना थी कि रीतिकालीन कवियों ने रीतिकालीन कवियों का अधिक बल रस पर रहा। कहने का तात्पर्य है कि उन कवियों ने, रीतिकालीन कवियों ने अलंकारों को अपनाया है, लेकिन अधिक बल उन्होंने रस पर दिया। जैसे अलंकार को अपनाकर उन्होंने जो कविताएं लिखी तो उनका ध्यान वहाँ पे श्रृंगार रस की तरफ या करुण रस की तरफ या वीर रस की तरफ अधिक था, न कि सिर्फ उनका उद्देश्य अलंकारों को दर्शाना ही था। और अगला जो आपत्ति का विषय था वो ये था कि रीतिकाल तक आते आते अलंकार शब्द, रीतिकाल तक आते आते अलंकार शब्द केवल अलंकार के लिए ही रूढ़ हो गया था। देखो, इस बात को समझो कि अलंकार का मतलब होता है सजाने संवारने की वस्तु या विषय, लेकिन रीतिकाल तक आते आते अलंकार से तात्पर्य सिर्फ काव्यों का एक अंग अलंकार के लिए ही रूढ़ हो गया था। मतलब अगर किसी रचना के लिए कहा जाए कि यह रचना अलंकृत है
तो ये मान लिया जाता था कि इसमें अलंकारों की ही अधिकता है। उसके अलावा जो काव्य के और अंग हैं जिनसे हम काव्य को सुधार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। फिर अलंकृत काल के बाद रीतिकाल का नाम, अलंकृत काल के बाद रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल भी आता है। श्रृंगार काल, यह नामकरण किसने किया? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मानना था कि रीतिकाल श्रृंगार काल है, इस काल में श्रृंगारिक रचनाएं ही अधिक हुई हैं। उनका कथन है, इस युग में श्रृंगार एक बड़ी प्रवृत्ति थी। कथन, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है ये कि इस युग में श्रृंगार एक बड़ी प्रवृत्ति थी। अतः इस काल को श्रृंगार काल कहा जाना समीचीन है। अब जैसा कि हमने अलंकृत काल के लिए पढ़ा कि अलंकृत काल के कुछ आलोचक थे, वैसे ही एक वर्ग आलोचकों का इसके विरुद्ध भी तैयार हो गया था। कुछ आलोचकों का एक वर्ग ऐसा था जो कि ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देना उचित है। अब उन्होंने आपत्तियां उठाई। उन्होंने क्या आपत्तियां उठाई? उन आलोचकों ने कहा कि श्रृंगार काल का उद्देश्य, श्रृंगार काल में जो कवि थे जिन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं लिखी, उनका उद्देश्य श्रृंगारिक रचनाएं करना नहीं था। आप बात को समझना कि श्रृंगारिक कवियों का उद्देश्य श्रृंगारिक रचनाएं करना नहीं था। मतलब ये हुआ कि वो कवि पहले से सोच के नहीं बैठे थे कि हमें श्रृंगारिक रचनाएं ही करनी है, अपितु परिस्थितियों के अनुसार उन्हें श्रृंगारिक रचनाएं करनी पड़ी या वो हो गई। इसलिए जो आलोचक थे उन्होंने सर्वप्रथम पॉइंट ये उठाया कि इन कवियों का उद्देश्य श्रृंगारिक रचनाएं करना नहीं था। फिर इन्हें आलोचकों ने दूसरा विषय क्या उठाया, दूसरा पॉइंट ये उठाया कि जो श्रृंगारिक कवि थे वे सिर्फ अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना चाहते थे। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना चाहते थे। क्या मतलब हुआ इस बात का कि वे जो, अब देखो यहाँ दोनों बातें मिल रही हैं कि उनका उद्देश्य श्रृंगारिक रचनाएं करना नहीं था। फिर उन्होंने क्यों की श्रृंगारिक रचनाएं? क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ अपने आश्रयदाताओं को खुश करना था। अब आश्रयदाता अगर खुश होगा तो वो उन्हें अच्छा धन देगा, अच्छा अर्थ प्राप्ति होगी उनको। तो इस उद्देश्य के कारण रीतिकालीन कवि जो थे वो श्रृंगारिक रचनाएं करते थे, क्योंकि वो राजा जो थे वो भोगविलासी थे। उन्हें नायिका सौंदर्य, नायिका के नक्शिक वर्णन से बहुत
असीम आनंद प्राप्त होता था और वो खुश होकर अपने जो नीचे वाले थे, जो कवि थे, उनको खूब धन दिया करते थे, खूब महंगे महंगे उपहार उनको दिया करते थे। अन्य काव्यांगों की अवहेलना। अब जो श्रृंगार काल, इन्होंने पंडित विश्वनाथ ने श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन इनके जो आलोचक थे उन्होंने एक तर्क ये भी रखा कि अगर हम श्रृंगार काल नाम रख देते हैं रीतिकाल का, तो फिर जो अन्य काव्यांग हैं उनकी अवहेलना हो जाएगी। अन्य काव्यांगों की अवहेलना मतलब कि श्रृंगार रस के अतिरिक्त भी तो इन कविताओं में या इन काव्यों में और बहुत से विचार थे, बहुत से भाव थे, जैसे वीरता का भाव, ओज का गुण या फिर प्रकृति चित्रण। तो ऐसे जो विषय हैं वो फिर छूट जाएंगे, उनका कोई वर्णन ही नहीं होगा कहीं। अगर श्रृंगार काल नाम दे दिया तो मतलब यही हुआ कि इस काल की जो रचनाएं थी उनमें सिर्फ श्रृंगार ही श्रृंगार था, जबकि श्रृंगार के अलावा उन रचनाओं में वीर, ओज, प्रकृति चित्रण जैसे विषय भी हुआ करते थे। अब देखो, इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से फिर श्रृंगार काल नाम भी नहीं रखा गया। रीतिकाल को फिर श्रृंगार काल नाम भी उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो थे, इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया कलाकाल। देखो, जैसे कि हमने भक्ति काल पढ़ा, तो भक्ति काल में हमने पढ़ा कि वो जो कवि थे उनका उद्देश्य, भक्ति काल के जो कवि थे उनका एकमात्र उद्देश्य भक्ति की धारा में सराबोर होना था। उनका उद्देश्य कविता रचना नहीं था, उनका उद्देश्य सिर्फ भगवान की भक्ति करना था। इस भक्ति के चक्कर में अगर हम काव्य शास्त्र के हिसाब से देखें तो उस समय की जो रचनाएं थी उनमें काव्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत सी गलतियां भी हो गई थी, या वो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से श्रेष्ठ भी नहीं थी, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ भक्ति करना था, भक्ति की धारा बहलाना, भक्ति की धारा में सराबोर होना था। तो रीतिकालीन कवियों का भी उद्देश्य अपनी कविता को सजाना था, संवारना था। अब कुछ कवियों ने उसे अलंकार से सजाया, कुछ कवियों ने रस की तरफ अधिक ध्यान दिया, कुछ कवियों ने भावों की तरफ अधिक ध्यान दिया। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शुक्ल साहब ने क्या किया, रीतिकाल का नाम कलाकाल दिया। इनका कलाकाल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने भी इस नाम का समर्थन किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कलाकाल नाम का समर्थन किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस नाम को समीचीन माना क्योंकि इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दिखाई देती थी। इस काल में अत्यधिक विचारधाराएं, ललित शिल्प की साधनाएं, ये सारी दिखाई देने के कारण इस काल को उन्होंने कलाकाल नाम दिया। पर आलोचकों का जो वर्ग था उसने कलाकाल नाम की भी आलोचना की। उन्होंने इस काल पर आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कला काल और अलंकृत काल नामों में भाव एक जैसा है। कला काल और अलंकृत काल, कला काल और अलंकृत काल, कला काल और अलंकृत काल नामों में भाव एक
एक जैसा है। भाव एक जैसा है। इस नामकरण में भावों की उपेक्षा हुई। मतलब उन्होंने कहा कि कला काल और अलंकृत काल, भाई अलंकार, अलंकृत काल मतलब अलंकार से युक्त, और कला, कला में भी अलंकार, रस, छंद, मतलब कवि जो है वो काव्य पक्ष की तरफ से जो जो चीज़ अपनी कविता में शामिल करता है वो सब कला में आ गई। तो उन्होंने कहा कला काल और अलंकृत काल दोनों में एक जैसा सही भाव आता है। अब जो दूसरी आलोचना की या दूसरी जो आपत्ति उठाई कि इस नामकरण में भावों की उपेक्षा हुई, इस नामकरण में भावों की उपेक्षा। मतलब देखो, जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं और हम जब उसका अध्ययन करते हैं उस कविता का, तो एक दृष्टि कला पक्ष की तरफ रहती है, एक भाव पक्ष की तरफ। मतलब हम भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही नज़रियों से उस कविता का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब कविता में खाली कला ही रह गई तो फिर भावों का तो उपेक्षा हो गई ना, भाव तो अलग ही रह गए बेचारे। तो यहाँ पे जो आलोचक थे उन्होंने यही विषय उठाया कि इस नामकरण से अगर नाम ही कलाकाल कर दिया तो भावों की तो उपेक्षा हो गई। बहुत से कवि ऐसे हैं जो अपनी कविताओं में श्रृंगार रस में नायक नायिका के हाव भाव, उनकी शारीरिक भाव, उनके कटाक्ष, उनकी अनुभूति, इन सब का वर्णन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो फिर यहाँ रही जाती हैं। इसलिए जो आलोचक थे उन्होंने कलाकाल भी नाम नहीं स्वीकार किया। फिर गणपति चंद्रगुप्त जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से ऋतिकाल का नामकरण किया। शास्त्रीय मुक्त काव्य, ये नामकरण दिया गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने ऋतिकाल का नाम शास्त्रीय मुक्त काव्य किया। लेकिन यहाँ भी वही बात, आलोचकों का एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ जिसने शास्त्रीय मुक्त काव्य की भी आलोचना की। और उन्होंने आपत्ति क्या उठाई? उनकी आपत्ति थी कि शास्त्रीय मुक्त काव्य मतलब शास्त्रेतर काव्य की अवहेलना, शास्त्रेतर काव्य की अवहेलना। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो काव्य, इस नाम का ये मतलब हुआ वह काव्य जो शास्त्रीय बंधन से मुक्त हो। लेकिन ऋतिकाल में कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने अपने पांडित्य को प्रदर्शित किया है, तो वहाँ उनकी कविताओं में फिर शास्त्रेतर काव्य की अवहेलना हो गई। क्योंकि काव्य ऐसा है जिसमें शास्त्रीय बंधन है ही नहीं, तो फिर शास्त्रेतर काव्य की तो अवहेलना हुई। एक पॉइंट उन्होंने रखा, काव्येतर, कलात्मक काव्य की उपेक्षा। कलात्मक काव्य की उपेक्षा, कलात्मक काव्य की उपेक्षा। और किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं। जब वो ऐसा काल जो शास्त्रीय बंधन से मुक्त है, अलंकारों से भी मुक्त है, वो श्रृंगारिक भी नहीं है, तो फिर वो जब वो शास्त्रीय बंधन से ही मुक्त है, इसका मतलब हो गया कि किसी भी प्रवृत्ति का द्योतक नहीं। देखो, किसी भी काल का नामकरण हम उसकी प्रधान प्रवृत्ति के हिसाब से ही करते हैं। जब उसमें कोई प्रवृत्ति है ही नहीं तो फिर उसका नामकरण किसके हिसाब से होगा? इसलिए ये जो नाम था शास्त्रीय मुक्त काव्य, इसको भी सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया। अब बात हुई कि नामकरण क्या रखा जाए, तो इसका नाम क्या था? उत्तर मध्य
मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का था और उत्तर मध्यकाल जो है वो रीतिकाल का था। तो फिर सभी के विचारों को पढ़कर, सोचकर, समझकर और विद्वानों ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे का